नमस्कार दोस्तों। बतौर प्रधानमंत्री 10 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले नरेंद्र मोदी, बतौर प्रधानमंत्री 10 साल में एक बार भी सार्वजनिक तौर पर संवाददाताओं के सवालों का सामना नहीं करने वाले नरेंद्र मोदी अब कुछ चुनिंदा चैनलों को और कुछ चुनिंदा पत्रकारों को इंटरव्यू देने वाले हैं। सिलसिला शुरू हो चुका है। कल एक इंटरव्यू उनका प्रसारित हुआ नरेंद्र मोदी का, कई चैनलों पर एक साथ, बल्कि सारे चैनलों पर एक साथ। जो इंटरव्यू उन्होंने ANI, जो एक बड़ी न्यूज एजेंसी है और जिस एजेंसी का रिश्ता सत्ता से करीबी का रिश्ता है, यह दुनिया जानती है, उस एजेंसी की जो सबसे सर्वेसर्वा हैं स्मिता प्रकाश, उनको एक इंटरव्यू दिया नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने। करीब करीब 80 मिनट का यह इंटरव्यू है। इंटरव्यू में सवाल पूछे गए जैसे पूछे जाते हैं इस तरह के इंटरव्यू में, फिक्स सा सवाल और जवाब भी पहले से पता होगा सवाल पूछने वाले को, और एक सवाल पूछने की रस्म अदायगी कर दी गई। और उस रस्म अदायगी से प्रधानमंत्री मोदी को जो कहने का मौका मिला, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू इसीलिए होते हैं चुनाव के पहले, ताकि वो अपने एजेंडे को, अपने नैरेटिव को, अपनी बातों को अपने ढंग से कह सकें। गोल गोल से सवाल, एकदम चौका छक्का मारने के लिए जो बॉल फेंके जाते हैं उस तरह के सवाल, और चौके छक्के प्रधानमंत्री की तरफ से। और आज के अखबारों की सुर्खियां, हर अखबार में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल कहा ANI में, मैं देख नहीं पाया, लेकिन आज के अखबारों से पढ़ के पता चला, जो हर अखबार की सुर्खियां हैं। चुनावी बॉन्ड को लेकर उन्होंने जो कहा, राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ठुकराने को लेकर जो उन्होंने कहा, मेरे फैसले किसी को डराने के लिए नहीं, देश को संवारने के लिए होते हैं, मेरे फैसले किसी को डराने के लिए नहीं, PM ने कहा डराने के लिए गलत फैसले नहीं लेते, और बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। अब इसका मकसद यही होता है कि किसी चुनिंदा पत्रकार को इंटरव्यू दो और उसके बाद अपने मन की बात कहो। प्रधानमंत्री वैसे भी मन की बात के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर ANI जैसी एजेंसी को इंटरव्यू देते हो तो उसका एक फायदा होता है, जैसा कल हुआ, एक साथ दर्जनों चैनल पर, बल्कि हो सकता है देश भर के चैनलों को गिन ले, क्षेत्रीय चैनल तो हो सकता है सैकड़ों चैनल पर, 100 से ज्यादा चैनल पर, 200-150 चैनल पर, हर भाषा में, मुझे अंदाजा नहीं लेकिन होगा, तो हर चैनल पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण टेलीकास्ट हुआ ANI के हवाले से। और प्रधानमंत्री ने जो कहा, बहुत सारे लोगों ने आपने सुना होगा, लेकिन जो मैंने अखबारों में पढ़ा उसके कुछ हिस्से में जिक्र खास तौर से करना चाहता हूं। पहली बार इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, या ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने 10 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पहली बार देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कुछ चुनिंदा पत्रकारों को ही इंटरव्यू दिए हैं, और ऐसे इंटरव्यू दिए हैं जिस इंटरव्यू में सवालों के नाम पर एकदम फिक्स सवाल जैसे होते हैं उस तरह के सवाल, और ऐसा जैसे बहुत ही फ्रेंडली मैच खेला जाता है उस तरह से फ्रेंडली सवाल। पहले से तय सवाल भी हो सकते हैं, पहले से तय जवाब भी हो सकता है, उसी तरह के सवाल। उन्हीं में ये सवाल सब भी पूछे गए कि आप थकते क्यों नहीं हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, इतनी ऊर्जा कहाँ से पाते हैं, आप सोते नहीं हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि आपने 20 साल से कोई छुट्टी नहीं ली, या कोई कलाकारों की तरफ से पूछे गए सवाल, पीयूष प्रसून जोशी से लेकर अक्षय कुमार तक आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, या आप में एक फकीरी दिखती है। इसी तरह के इंटरव्यू प्रधानमंत्री मोदी देते रहे। कल के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा उससे पहले, यही फर्क है। अगर 2014 के पहले देखें, सरकार पर बहुत तरह के आरोप थे, UPA सरकार पर, मनमोहन सिंह पर बहुत तरह के आरोप लग रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर तमाम तरह के आंदोलन हो रहे थे। अन्ना आंदोलन भी देश में उसी दौर में हो रहा था, 11, 12, 13, 14। उस दौर में ऐसे बहुत सारे चैनल थे, बहुत मुखर थे, तमाम पत्रकार, रिपोर्टर्स लगातार सरकार पर सवाल पूछ रहे थे, सरकार की जबरदस्त घेराबंदी हो रही थी। लेकिन तब भी मनमोहन सिंह, जिन्हें मनमोहन सिंह कहकर एक तरह से उनकी छवि ऐसी बनाई गई, उस प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह ने, तब भी बहुत सारे ऐसे पत्रकारों के सवालों का सामना किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार किया सार्वजनिक तौर पर, जो पत्रकार उनको, उनकी घेराबंदी को लेकर बहुत मुखर थे, बहुत आक्रामक थे, और बहुत चर्चित एक DD पर टेलीकास्ट हुआ था उस दौर में, जब देश के कई अखबारों के या चैनल्स के सीनियर एडिटर्स थे, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की से ऐसे तल्ख सवाल पूछे गए थे, जिसमें अर्नब गोस्वामी भी थे। और 2014 के चुनाव के पहले मैं तो राहुल गांधी की इस मामले में तारीफ करूंगा कि जिस राहुल गांधी को टाइम्स नाउ, उस दौर में अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ के मुखिया थे, लगातार अर्नब गोस्वामी आलोचना करते रहते थे, कांग्रेस की जबरदस्त घेराबंदी हो रही थी, होनी भी चाहिए थी उस दौर में, लेकिन राहुल गांधी ने तय किया कि अपने सबसे मुखर आलोचक को इंटरव्यू देंगे, और राहुल गांधी ने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया था 2014 के पहले।
और उस इंटरव्यू में अर्नब गोस्वामी ने जितने तीखे सवाल पूछने चाहिए वो पूछे, बल्कि उस इंटरव्यू से राहुल गांधी को कहा जाता है कुछ नुकसान भी हुआ, क्योंकि राहुल उस इंटरव्यू के लिए उस तरह से शायद तैयार नहीं थे, या राहुल गांधी को सवालों का सामना कैसे करना चाहिए शायद नहीं कर पाए, ऐसा बहुत सारे लोगों की धारणा थी उस दौर में। खैर, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी, जो 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री कहते हैं और जिनकी छवि विराट बना दी गई, लार्जर देन लाइफ, वो प्रधानमंत्री 10 साल से कोई सवाल इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं ले रहे। मैं तो बार बार कहता हूं, एक बार तो प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने जितने पत्रकार हैं उनको भी बुला लें, जिन पत्रकारों पर उनकी कृपा है, जो पत्रकार उनकी चरण वंदना चापलूसी में दिन रात लगे रहते हैं चैनलों पर, उनको भी बुलाएं, वो भी आए। और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, एबीपी न्यूज में संदीप चौधरी जैसे एंकर्स, ऐसे सबके लिए खोल दें, 100 लोगों को बुलाएं और सार्वजनिक तौर पर जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दें। एक बार तो जवाब देना बनता है। अब पहले दौर के चुनाव में 2 दिन बाकी है, 10 साल में सैकड़ों सवाल प्रधानमंत्री के लिए बनते हैं, 50 ही छांट लें और 50 लोगों को बुला ले, एक बार तो बनता है। ऐसा क्या कि 56 इंच के सीने का शख्स जो कहता है कि देश में अपार बहुमत जिस शख्स के साथ है, जिनकी लोकप्रियता अपार है, इसमें कोई शक नहीं, 300 पार की सरकार है उनकी, वो शख्स सवालों का सामना नहीं करता है। और जब एएनआई जैसी एजेंसी को इंटरव्यू देता है तो क्या इंटरव्यू में कहता है, और अखबारों में जब वो छपता है तो लगता है कि वाह, मोदी जी ने ये सारे सवालों का जवाब दिया। अब जैसे उन्होंने कल कहा, और ये इसीलिए जरूरी है ऐसे सवाल ताकि काउंटर भी हो सके। उन्होंने चुनावी बॉन्ड को लेकर 4-5-6 मुद्दे उन्होंने इंटरव्यू में कहा। चुनावी बॉन्ड में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विपक्ष झूठ फैला रहा है, देश को काले धन की ओर झोंका, सब पछताएंगे, बॉन्ड न होता तो कैसे पता चलता पैसा कहां से आया और कहां गया। अरे वाह, बॉन्ड न होता तो पता न चलता पैसा कहां से आया कहां से गया। अरे बॉन्ड है तो थोड़ी आपकी वजह से पता चल गया। प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता ने तो छुपाने के लिए बॉन्ड लेकर आए थे, गुप्त चंदा। कोशिश यही थी कि देश को पता ही नहीं चले कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, चुनावी चंदे के नाम पर किसको कितना पैसा जा रहा है और बीजेपी की झोली कैसे भरी जा रही है। कौन कौन ऐसे नेता हैं, माफ करें, कौन कौन ऐसे कॉर्पोरेट घराने हैं, उद्योगपति हैं, धंधेबाज हैं जिन्हें चंदा देकर धंधा मिला, या ऐसे घराने हैं जिनके पीछे केंद्रीय एजेंसियां पड़ी थी, जिनके यहाँ छापे पड़ रहे थे इनकम टैक्स से लेकर ईडी और सीबीआई के, और उन घरानों ने, औद्योगिक घरानों ने, कारोबारियों ने अरबों का चंदा दे दिया, पता ही नहीं चलता। तो ये कहना कि बॉन्ड ना होता तो पता कैसे चलता कहां से पैसा आया, भाई कहां से पैसा आया ये तब पता चला जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया, असंवैधानिक कहा, इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ कहा, बल्कि ये तक कहा इसे तत्काल बंद करना चाहिए, इससे काले धन का प्रवाह हो रहा होगा, और क्विड प्रो को जैसी भी बात की कि इससे फैसले को, नीतियों को प्रभावित करने का भी काम ऐसे बॉन्ड के जरिए हो सकता है। ऐसे बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और रद्द किया था। उसके बाद भी छुपाने का खेल हुआ। छुपाने का खेल इस हद तक होता रहा कि किसी ढंग से एसबीआई नंबर न दे, यूनिक नंबर न दे, डेटा न दे। डेटा को देने में एसबीआई ने कैसे आनाकानी की, 30 जून तक की मियाद मांगी, 3 महीने बाद, ताकि चुनाव खत्म हो जाए 3.5 महीने बाद। सारे आंकड़े एसबीआई के पास थे। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, कैसे सरकारी जो वकील थे, देश के सबसे बड़े वकील, वो कैसे बचाव करने की कोशिश करते रहे कि किसी ढंग से फैसला टले, सुप्रीम कोर्ट इस पर एकदम रिजिड ना हो जाए कि सब कुछ सार्वजनिक कीजिए। कैसे सार्वजनिक हुआ आपको पता है। और आज प्रधानमंत्री मोदी क्रेडिट ले रहे हैं कि अगर बॉन्ड ना होता तो कैसे पता चलता कहां से पैसा आया। तो प्रभु, बॉन्ड होने से नहीं पता चला कैसे कि किसको कितना पैसा मिला, कहां। ये इसलिए पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला, वरना आपने पूरी कोशिश कर रखी थी कि ना पता चले। फिर इसमें भी प्रधानमंत्री श्रेय ले रहे हैं। ऐसी कुछ बात अमित शाह और ने भी कही, शायद प्रधानमंत्री ने एक रैली में भी कही थी। और बॉन्ड से कैसे बीजेपी को पैसा दिया गया, किन कंपनियों ने दिया, वो सब कुछ अब सार्वजनिक है, वो बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। इधर छापा और उधर चंदा, कितनी कंपनियां हैं, उनके सारे ट्रैक रिकॉर्ड आ चुके हैं। ऐसी कंपनियां जिनका जो लॉस मेकिंग कंपनियां थी, जिन कंपनियों के खाते पूरी तरह से लॉस दिखा रहे थे, नेगेटिव में, उन कंपनियों ने 250 करोड़ के चंदे दिए और ज्यादा के भी चंदे दिए। कहां से दिए भाई? वो शेल कंपनियां थी, मुखौटा कंपनियां थे, उसके पीछे कौन लोग थे, इसकी तो जांच होनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों का मानना है एसआईटी से जांच हो, पता चले कि वो कंपनियां जो मुखौटा कंपनियां थी, जिन्होंने बीजेपी को दिया पैसा सैकड़ों करोड़, उन कंपनियों के पीछे कौन। हाँ, ये जरूर है कि टीएमसी को भी बहुत पैसे मिले, ममता बनर्जी की
पार्टी को भी उस लॉटरी किंग ने पैसे दिए 500 करोड़ से ज्यादा। उस लॉटरी किंग ने डीएमके की सरकार की जो पार्टी है उसको, डीएमके को भी पैसे दिए 500 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा। तो जांच सबकी होनी चाहिए, क्विड प्रो को कहां था, कुछ हुआ क्या इसके बदले। लेकिन यह पता प्रधानमंत्री मोदी जी तब चला जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने और बहुत सारी बातें कही, मेरे फैसले किसी को डराने के लिए नहीं, देश को संवारने के लिए होते हैं। उन्होंने एजेंसियों का भी जिक्र किया कि एजेंसियां, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, कैसे सही काम कर रही। प्रधानमंत्री उस पर भी आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे कार्यकाल में ईडी ने कैसे काम किया और सही ढंग से काम कर रही है, ईडी कोई गलत नहीं कर रही है। एक तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया, बहुत सारी बातें की। अब ईडी के काम को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले साल ही एक रिपोर्ट छापी थी कि कैसे 10 सालों में 95% केसेज जो हुए हैं ईडी के नेताओं के खिलाफ, जो केसेज हुए हैं उनमें से 95% केसेज सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। पूरा राज्यवार आंकड़ा इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था। अगर 100 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उसमें से 95 विपक्ष के थे। और अभी ईडी ने और केंद्रीय एजेंसियों के बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी कि 25 ऐसे विपक्ष के नेता, नामचीन नेता, जिनके पीछे केंद्रीय एजेंसियां थी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई भी हो, और उनमें से वो 25 चले गए बीजेपी के पाले में। 23 ऐसे नेता जो ईडी से या केंद्रीय एजेंसियों से जिन्हें मुक्ति मिल गई। विस्तार से इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी। 2 अभी जांच के दायरे में है, जिसमें नागौर की ज्योति मुर्धा है और एक और कोई नेता। तो उन्हें मुक्ति कैसे मिल गई? या तो उनके केस कोल्ड स्टोरेज में चले गए, या उनके केस को एक तरह से विराम दे दिया गया, या उनमें से कुछ को क्लीन चिट मिली। अभी तो खबर आई प्रफुल्ल पटेल से लेकर को क्लीन चिट मिल गई, ये जो अजीत पवार को मुक्ति मिल गई। बहुत सारे केसेज हैं, लगातार उस पर हम लोग बात करते रहे, शुभेंदु अधिकारी से लेकर और दर्जनों नाम। और उनमें से कुछ को टिकट भी मिल गया, कुछ उप मुख्यमंत्री बन गए, कुछ मुख्यमंत्री बन गए, हेमंत बिस्वा जैसे, जिनके घरों दफ्तरों पर छापे पड़ रहे थे 2014-15 में, जिनके खिलाफ बीजेपी नेताओं ने कैंपेन कर रखा था, मोर्चा खोल रखा था। ये लंबी लिस्ट है, इस पर बहुत बार बात कर चुके। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी उसको जस्टिफाई कर रहे थे। तो मैंने नहीं देखा इंटरव्यू, आपने देखा तो पूछना चाहिए क्या ये सब काउंटर उनसे पूछे गए? क्योंकि फिर तो काउंटर पूछे जाना चाहिए कि सर जी, आप ये कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां, ईडी कुछ गड़बड़ नहीं कर रही है और इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ 3% केस ही राजनेताओं के खिलाफ हैं। तो ये पूछा जाना चाहिए ना, अगर 3% केस ही राजनेताओं के खिलाफ है सर जी, तो उसमें से 95% सिर्फ विपक्ष के क्यों हैं? ये पूछा जाना चाहिए था सर जी। ये जो जिनके खिलाफ एजेंसियां थी वो आपकी पार्टी में क्यों आ गए? ये पूछा गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये अजीत पवार, जिनके खिलाफ आप कैंपेन कर रहे थे 5 दिन पहले तक, वो आपके साथ आकर डिप्टी सीएम कैसे हो गए? ये पूछा जाना चाहिए था कि अभी तापस रॉय, जिनके खिलाफ मार्च में केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी हो रही थी, वो तापस रॉय अभी बीजेपी में शामिल हो गए और कोलकाता से उम्मीदवार हो गए। कितना नाम गिना है, लंबी लिस्ट है। तो ये सब कहा, क्या काउंटर पूछा गया? और यही प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि उनसे कोई काउंटर सवाल किया जाए, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर हो सकता है कोई काउंटर करे और लाइव चल रहा हो तो सब कुछ एक्सपोज भी होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी ने कही है और यही उनका तरीका है कि अपनी बात कहते हैं, निकल जाते हैं उनके फैसले। अब कहते हैं कि अपने फैसले की बात, नोटबंदी को लेकर भी शायद प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है या कुछ पूछा गया। नोटबंदी एक ऐसा सवाल था, एक ऐसा फैसला था जिस फैसले को डिजास्टर माना गया, जिस फैसले से का जिक्र सरकार ने और पार्टियों ने ही, बीजेपी ने ही नहीं किया, 2 साल बाद भूल गई। लेकिन क्या हुआ था नोटबंदी में? प्रधानमंत्री का एक बयान का एक हिस्सा, जैसे जागरण में देख रहा हूं, बयान मतलब उस इंटरव्यू का एक हिस्सा, हेडलाइन, हमारी परंपरा है प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चलाई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह ये कहना चाहते हैं, हमारी परंपरा है प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये बोल देना और अपने वचन का निर्वाह करना। उसी में उस इंटरव्यू में कहा होगा, जो उसकी लाइन है कि प्राण जाए पर वचन न जाए की परंपरा हमारे यहाँ रही है, लिहाजा नेताओं को बयानों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं जो कहता हूँ मेरी जिम्मेदारी है और मैंने इसकी गारंटी दी है, मैं इसके लिए प्रतिबद्ध भी हूँ और दायित्व भी लेता हूँ। आपने जो कहा उसकी गारंटी दी है। 2014 के पहले आपने क्या क्या कहा था भाई? आपके बयान, आपकी गारंटी 2014 के पहले सब दर्ज है। काला धन लाएंगे, हर गरीब को 15 लाख रुपए देंगे, इस पर हजारों बार लोग बात कर चुके हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आप कहा करते थे, रुपए की जो का मूल्यन है उसको लेकर इशारों में आप कैसे कहा करते थे। ये सारी बात तो आपने ही कही थी 2016-17 में, जितनी बातें आपने कही थी। किसानों की देश में आमदनी दोगुनी हो जाएगी, हर गरीब को 2022 तक छत मिल जाएगा, स्मार्ट सिटी 2022 तक बनना था। कितनी बातें गिनाएं, ये बार बार गिनाया गया है। बहुत सारी चीज़ें तो दफन हो गई।
काले धन की बात को तो जुमला कह दिया अमित शाह ने, तो क्यों कहा करते थे रैलियों में आप कितना काला धन विदेशों में पड़ा है कि अगर वो आ जाएगा तो हर गरीब को की जेब में 15-15 लाख पहुंच जाएंगे। तो सारे जुमले कहाँ गए? 2 करोड़ नौकरियों की बात वो कहाँ गए? और आप कहते हैं अपने बयान पर आप कायम रहते हैं, इसकी गारंटी आपने दी है। आपने गारंटी दी थी, आपने कहा था, आपके जुमला ही है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। कौन पूछे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाला प्रधानमंत्री खाए पिए हुए या उन लोगों को जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी और प्रधानमंत्री खुद लगाते रहे, उन लोगों को कैसे अपने साथ ले आए? वैसे तमाम दर्जनों नेताओं को फिर रिपीट नहीं करना चाहता हूं। तो ये आपका ये कहना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, आपने अपने वचन का निर्वाह कैसे किया? जब आपने नोटबंदी की, नोटबंदी को जस्टिफाई किया, रात में 8 बजे अचानक आकर देश के सामने आपने एक बड़ा फैसला देश पर थोप दिया, और उसके बाद उसके 5 दिन बाद गोवा में आपने कहा था सिर्फ 50 दिन का वक्त चाहिए दोस्तों, सिर्फ 50 दिन। 50 दिन के बाद अगर लगे मेरी मंशा में, मेरी नियत में कोई कमी रह गई तो किसी भी चौराहे पर बुलाकर ... ये तो कहा था आपने। 50 दिन क्या, उसके बाद से कितने साल बीत गए, बल्कि 2000 का नोट जो आपने चालू किया हुआ खत्म हो गया, बंद करना पड़ा, क्योंकि उसका काले धन के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा था। 50-50 करोड़ के नोट बरामद हो रहे थे, और उस काले धन, उस नोटबंदी से फायदा क्या हुआ? 99% नोट रिजर्व बैंक में वापस लौट गए। सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया, अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिल गई 4-1 से। 4 जज बनाम 1 जज। जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा, आज भी ऑन रिकॉर्ड है, कि काले धन को खपाने के लिए ही ऐसा लगता है ये नोटबंदी लाया गया था। तो ये क्या है? और उसके बाद आप कहते हैं आप अपने बयान पर कायम रहते हैं, बयान की जिम्मेदारी लेते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके बयानों की लंबी लिस्ट है प्रधानमंत्री जी। सिर्फ उन बयानों की ही बात की जाए जो बयान आपने 2014 से पहले, प्रधानमंत्री बनने के पहले, प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर दिए, जो बयान आपने 2015 में दिए, 16 में दिए, 17 में दिए, 18 में दिए, 19 में दिए, उन बयानों की इतनी लंबी लिस्ट है कि उस पर 100 सवाल कम से कम पूछे जा सकते हैं विदाउट काउंटर क्वेश्चन। अगर काउंटर क्वेश्चन पूछे तो 500 बनेंगे कम से कम, लेकिन प्रधानमंत्री जी को काउंटर क्वेश्चन मंजूर नहीं है। इसलिए ऐसे चुनिंदा चैनल, ऐसी चुनिंदा एजेंसियों को प्रधानमंत्री मोदी इंटरव्यू देते हैं। अब इसी में उन्होंने कहा डराने के लिए फैसले नहीं लेते, और उसके बाद पता नहीं कौन से फैसले डराने के लिए नहीं लेते। देश में विपक्ष के साथ जो बर्ताव प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, मीडिया के साथ जो बर्ताव प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता के दौर में हो रहा है, भाई किसको डराना आप चाहते हैं? विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को या तो जेल भेजा जा रहा है या जेल के मुहाने पर है। जीत कर 2024 में आ गए तो कुछ और जेल जाएंगे। मीडिया का जो हाल है, मीडिया तो ऐसे ही एकदम पूरी तरह से लेटा हुआ, चरणों में पड़ा हुआ है। और जो मीडिया का वो तबका जो आपसे कुछ सवाल पूछने की हिम्मत रखता है या जो सोशल मीडिया पर है, उसका हाल धीरे धीरे ये हो रहा है कि अभी 2 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए। हो सकता है 2024 में फिर प्रधानमंत्री आए तो पता नहीं हम लोगों की आवाज़ रहे या न रहे, यूट्यूब चैनल चले या न चले या बंद कर दिया जाए, ये क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो देश में तो ऐसा माहौल बन गया है जो अपने आप डर का माहौल बना दिया गया है। जो बोलेगा वो खतरे उठाएगा, जो मोदी के सामने मुखर होकर उनकी आलोचना करेगा वो कहीं न कहीं फंसेगा, फंसाया जाएगा, ये सामने है। और उसके बाद आप कहते हैं देश में को संवारने के लिए हर फैसले करते हैं। तो संवारने के लिए जो फैसले आपके होंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 साल में काम नहीं हुआ। भाई 10 साल अगर सत्ता में रहेंगे, अपार बहुमत की सरकार है, तो काम तो होगा ही, होना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। कि मैं ये नहीं कह सकता कि 10 साल में काम नहीं हुआ, बहुत काम हुआ होगा, लेकिन जो नहीं हुआ उसकी कौन बात करेगा? जो वादे बड़े थे वो नहीं हुए, वो कौन बात करेगा? बेरोजगारी की बात कौन करेगा? महंगाई की बात कौन करेगा? आपके मैनिफेस्टो में उन मुद्दों को कितनी तवज्जो दी गई? बेरोजगारी की बात इसलिए क्योंकि आप रोजगार के वादे के साथ आए थे। बेरोजगारी की बात इसलिए कि आपने अग्निवीर लॉन्च कर दिया सेना में भी, जिस सेना में भर्ती के लिए देश के अलग अलग राज्यों में, खासतौर से राजस्थान में सीकर, झुंझुनू और चुरू जैसे इलाके में, पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में, हरियाणा में हजारों नौजवान 2 साल, 3 साल, 4 साल तैयारी करते थे सेना में भर्ती होने के लिए। उन नौजवानों के सामने आपने अग्निवीर का विकल्प कर दिया 4 साल का, और उसके खिलाफ कितने प्रदर्शन, कितनी नाराजगी अभी राजस्थान से खबर आ रही है। कितने जो संस्थान हैं जो सेना में भर्ती करने के लिए जो अभ्यास कराते थे, ट्रेनिंग देते, सब बंद हो रहे क्योंकि वो विकल्प खत्म कर दिया। रोजगार के कितने अवसर सृजित होने थे, क्या हुए, इसका रिकॉर्ड है। रोजगार के आंकड़े बंद हो गए आने, क्योंकि उन आंकड़ों से आपकी फजीयत होती थी। बेरोजगारी के आंकड़े देश के सामने आए और उसके बाद 45 साल में न्यूनतम स्तर की स्थिति आए, वो अप्रिय स्थिति आए, इसलिए वो सब बंद हो गया। पता ही नहीं है देश में क्या स्थिति है, और आप कह रहे हैं कि आपके फैसले देश के लिए बहुत
ऐसे डराने वाले फैसले नहीं होते और आपका फोकस अब 2047 पर है। ये भी गुडी गुडी सवाल कि प्रधानमंत्री जी आपका फोकस 2047 पर है। भाई 2024 तक जो होने थे, जो वादा किया गया था, वो हुआ क्या? क्यों ऐसी स्थिति थी? अभी कुछ महीने पहले जब आंकड़ा आया था कि केंद्र सरकार की नौकरियों में लगभग 10 लाख पद खाली थे। क्यों था ऐसी स्थिति? क्यों थी ऐसी स्थिति? पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर अलग अलग सरकारी महकमों में। और उसके बाद जब बवाल और सवाल शुरू हुआ तो 1-1.5 साल से ये रोजगार मेला और अपॉइंटमेंट लेटर बंटने लगा। 9 साल 8.5 साल क्या किया आपने? तो ऐसे सवाल कौन पूछेगा? जो पूछेगा उसके सामने मुश्किल और मुसीबत है कि वो कब किस खतरे की चपेट में आएगा। हम लोग पूछ रहे हैं, उसका जोखिम है। तो ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, कृषि कानून किस तरह से थोपा गया और किस तरह से वापस लिया गया वो सबके सामने है। किस तरह से प्रधानमंत्री की सत्ता ने, मोदी की सत्ता ने किस तरह से कृषि कानून को पास किया संसद में, और संसद में विपक्ष की क्या हैसियत रहने दी है अपने नई संसद में, नई इमारत में। कैसे 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो सांसद कुछ सवाल पूछ रहे थे। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर संसद की सुरक्षा को धता बताकर कुछ लोग संसद में घुस गए, 2 लड़के, और उसके बाद उन्होंने अगर संसद में उत्पात मचाया, तो ये सवाल पूछना विपक्ष की ड्यूटी है, दायित्व है। लेकिन उस दायित्व का निर्वाह करने वाले विपक्षी सांसदों को, मतलब 70, 30, 40 सांसदों की जमात को संसद से बाहर कर दिया गया क्योंकि आपको गुरूर है कि हमारे साथ तो 300 से ज्यादा सीटों पर हमारे समर्थक हैं, हमारे साथ 23 करोड़ वोटर हैं। अब गुरूर है कि हम 400 पार का आंकड़ा लाएंगे। वो 400 पार कितना पार होगा, चलिए वो 4 जून को पता चलेगा। और मैं तो कहता हूं 400 नहीं, 543 पार कर लीजिए आप। लेकिन फिर भी सवाल का जवाब तो दीजिए प्रधानमंत्री जी। सवाल आपसे, इतने सवाल जो बनते हैं, वो जिम्मेदारी है। अभी भी वक्त है कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम लोगों को भी बुलाइए, क्योंकि आपके जो बहुत सारे जो मंडली के लोग हैं, जो फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर पाकर ही, प्रसाद पाकर खुश होते हैं, वो तो आएंगे ही। लेकिन बुलाइए और सवाल का जवाब दीजिए। देश आपसे जानना चाहता है। मनमोहन सिंह ने यह परिपाटी तोड़ी नहीं। मनमोहन सिंह ने सवालों का जवाब दिया कई बार, कई मौकों पर, और आप बच रहे हैं। कोई सवाल नहीं, कहीं कुछ ओपन, कोई संवाद नहीं, सब कुछ एकदम बंद, उसमें अपने घेरे में, अपने दायरे में, अपने तरीके से। अब आप प्रधानमंत्री जी ने कल ये भी कहा कि वोट बैंक का हथियार बन गया था राम मंदिर विपक्ष के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष के लिए वोट बैंक विपक्ष के लिए राम मंदिर वोट बैंक का हथियार बन गया था। माफ करें, किसके लिए राम मंदिर हथियार था? विपक्ष के लिए या बीजेपी के लिए? 90 के दशक से लेकर 91 से लेकर, बल्कि 89 में ही बीजेपी की सरकार बनते ही, 90 से लेकर बीजेपी ने, माफ करें, वीपी सिंह की सरकार बनते ही, वीपी सिंह की सरकार को गिराना, उसके समर्थन वापस लेकर, और उसके बाद आडवाणी की यात्रा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे से लेकर तमाम तरह के वो हथकंडे, रामशिलाओं की रवानगी, देश भर में माहौल, बाबरी ढांचे को ध्वस्त करना, उसके बाद अयोध्या को मुद्दा लगातार बनाए रखना और अयोध्या के मुद्दे पर लगातार वोट मांगना, गांव-गांव में जाना। और आज जब आप 300 पार का आंकड़ा है 2019 में, तब भी राम मंदिर के मुद्दा को बनाए रखना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ये राम मंदिर हथियार आपके लिए है या विपक्ष के लिए है? हथियार तो आपके लिए है कि आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आप उस तरह से जाते हैं जैसे आप प्रधानमंत्री, देश के 140 करोड़ लोगों के चुने हुए प्रधानमंत्री, संविधान की शपथ लेकर चुने हुए प्रधानमंत्री, बने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि धर्माचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं। उस तरह से जाते हैं, उस तरह से आपकी छवि गढ़ी जाती है कि 9 दिन या 11 दिन से उपवास पर है, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, खाली पानी पी रहे हैं और क्या कर रहे हैं न जाने क्या क्या। और ये छवि गढ़ी इसलिए जाती है ताकि बहुसंख्यक हिंदू आबादी के बीच आपकी छवि एक हिंदू हृदय सम्राट की तरह पैवस्त की जाए। तो कौन हथियार बना रहा है, कौन हथकंडे बना रहा है, कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है और कौन इसका लाभार्थी है? सबसे बड़ी बात, राम मंदिर के मुद्दे की लाभार्थी कौन सी पार्टी है? तो कौन हथियार बना रहा है? किसने लगातार आज भी राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, कौन इसका जिक्र कर रहा है? आपने 10 साल सरकार चलाई, 10 साल कम नहीं होते। अपनी उपलब्धियों को गिनाइए ना, बताइए ना कि हमने देश में 10 साल में 2 करोड़ प्रति वर्ष बोले थे, हमने 10 साल में 10 करोड़ लोगों को नौकरियां दे दी, रोजगार दे दिया। ये आंकड़े बताइए ना।
आप बताइए ना कि काला धन जो हमने वादा किया था 2014 के पहले कि विदेशों से आएंगे, आप बताइए ना कि हम 10 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ काला धन ले आए। ठीक है, आपको भाई साहब हम 15-15 लाख दे नहीं पाए, लेकिन उस काला धन को लाकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने झोंक दिया। आप बताइए ना, आप वो सारी बातें बताइए जो किसानों की आमदनी भाई साहब हमने दोगुनी कर दी, हर जिले का किसान खुशहाल है। आप बताइए ना कि किसानों की अब कहीं खुदकुशी, कहीं भी आत्महत्या की घटनाएं नहीं हो रही, किसान खुशहाल हैं क्योंकि सबकी झोली हमने भर दी। आप ये बताइए ना कि महंगाई को हमने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया और सब चीज़ सस्ती है। आप बताइए ना कि हम कहा करते थे डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है और बहुत लोग परेशान हैं 2014 के पहले, आप बताइए ना कि ये देखिए सस्ता है। तो आप बताइए ना कि रुपये का मूल्य होता था और उससे आप परेशान होकर रैलियों में भाषण देते थे। आप बताइए ना कि रुपये का मूल्य हमने थाम लिया है और डॉलर के मुकाबले रुपया ये देखिए 50 रुपये का है, 60 रुपये का है, 45 रुपये का। आप बताइए ना, तो वो सब बताइए ना प्रधानमंत्री मोदी जी, जो आपने 2014 के पहले कहा, कुछ बातें 2019 के पहले कहा, वो सब कहने के लिए है नहीं। यही राम मंदिर और उसके बाद मुस्लिम लीग और मछली और मटन। बताइए, देश का प्रधानमंत्री चुनाव के पहले मछली, मटन और मुगल की बात कर रहा है। देश में मछली सदियों से खाई जा रही है। शिकार लोग करते थे राजे रजवाड़े, अब पौराणिक काल से लेकर, भाई रामायण में भी शिकार का जिक्र है। भगवान राम भी शिकार करने जाते थे और लक्ष्मण भी शिकार करने गए थे, सीता जी ने भेजा था। दशरथ शिकार करते थे, राजा दशरथ। महाभारत काल में भी शिकार का जिक्र है और इतिहास में तो है ही। तो शिकार क्यों किया जाता था? कौन शिकार करते थे? तब मुगल थे क्या? 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले मुगल शिकार करते थे। और शिकार करते थे तो क्या करते थे उसका? और ये बलि प्रथा देश में नहीं रही है, मंदिरों में। और ये मछली से मुगल का क्या रिश्ता है? लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री के लिए यही सब मुद्दा बनाना है, जो शख्स देश पर 10 साल राज कर चुका हो, वो मटन, मछली और मुगल की बात कर रहा है। और मटन, मछली, मुगल की बात करके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मटन और मछली खाने वाले का रिश्ता मुगल से है? क्या मतलब है इसका? लेकिन बीजेपी उसको आगे बढ़ाती है और उसी पर 4 दिन तक, 5 दिन तक चैनलों पर बहस होती है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की जो लफाजी वाली बातें करते हैं, ऐसे इंटरव्यू देते हैं, ऐसे इंटरव्यू होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, होगा तो नहीं, कि पहले दौर, दूसरे दौर, तीसरे दौर के बीच कभी एक बार खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खाली चौधरी, गोस्वामी, देवगन और यही सब लोग आए। उसमें मैं चाहता हूँ संदीप चौधरी को भी बुलाया जाए, द हिंदू अखबार की कुछ रिपोर्टर्स को बुलाया जाए, द इंडियन एक्सप्रेस के कुछ सीनियर एडिटर्स को बुलाया जाए, नाम भी मैं बता सकता हूँ, वैसे आप बुलाएंगे तो जाएंगे। और जो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनके भी रिपोर्टर्स को बुलाया जाए और उसके बाद खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और सवालों का सामना आप करिए, तो मानेंगे कि आप 56 इंच सीना रखते हैं और सवालों से भागते नहीं हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।